अब इसी बयान को आधार बनाकर चंद्रनाथ रथ की जिस तरह से किलिंग हुई है, मेरे सहयोगी पवन नारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि चंद्रनाथ रथ कौन है। आप तो इतनी देर से शुभेंदु अधिकारी को फॉलो कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट को देख रहे हैं, उनके प्रोसेस ऑफ वर्किंग देख रहे हैं। चंद्रनाथ रथ कितने इंपॉर्टेंट थे शुभेंदु अधिकारी के लिए? देखिए, शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में थे और चंद्रनाथ उनके पीए थे। यानी उनका जितना भी जनसंपर्क होता था, चाहे वो नेताओं के साथ, चाहे उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हो, उन सबको मैनेज करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, भवानीपुर में जो चुनाव हो रहा था उसमें कौन कौन नेता आएंगे, क्या क्या आएंगे, कब कब शुभेंदु कहाँ किस नेता के साथ उपलब्ध होंगे, वो सब वही मैनेज कर रहे थे। बता दूं आपको कि वो चंडीपुर विधानसभा, जो कि नंदीग्राम के बगल में है, वहां के रहने वाले हैं। उनका परिवार पहले से टीएमसी में है। खुद वो एयरफोर्स में सेवानिवृत्त होकर वापस आए थे, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। यानी शुभेंदु अधिकारी के लिए अगर बीजेपी के किसी नेता को या कार्यकर्ताओं को पहुंचना है तो वो संपर्क सूत्र थे। इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ता और विधायकों को हमने अस्पताल के सामने कल नम आंखों से देखा कि किस तरीके से चंद्रा बोलते थे जिन्हें, वो चंद्रा से उनका संपर्क था। और भवानीपुर के चुनाव को मैनेज करने के लिए ही वो अकेले मध्यग्राम के इस इलाके में जहां उनकी हत्या हुई है वहां रह रहे थे। उनका परिवार अभी भी चांडीपुर में ही रहता है। तो कुल मिलाकर वो बहुत महत्वपूर्ण थे और इसलिए ज्यादा नजरिया समझिए, अगर शुभेंदु अधिकारी तो किसी को संपर्क करना है तो वो उन्हीं के जरिए संपर्क करता था, केंद्र बिंदु था। उनकी हत्या मैं करना पवन, जो आप समझा रहे हैं, अगर मैं उसी को आधार मानकर कहूं रशीद जी कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई है जो सरकार बन जाने के बाद, अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आने के बाद चंद्रनाथ रथ कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते। यूं कहूं कि दाया हाथ अगर थे वो शुभेंदु अधिकारी के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और उनकी हत्या से एक मैसेज पश्चिम बंगाल में क्या देने की कोशिश हुई है कि आपका अपना दाया हाथ सुरक्षित नहीं है? जी मीनाक्षी, पहली बात तो ये कि बहुत ही ज्यादा ये भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसमें बड़े सारी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। बात देखिए कही गई चुनाव के समय और चुनाव के बाद में भी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस वो तमाम वहां पर मौजूद रहेंगी, कोई भय का वातावरण नहीं है या भय का वातावरण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो बीच में मीनाक्षी हमारा जो संविधान है उसमें जो ट्रांजिशन पीरियड होता है कि मतलब एक सरकार हार गई और नई दूसरी सरकार आ रही है, उसके बीच में जो सिस्टम है वो अपनी जगह रहता है। तो यहाँ पर तमाम लोगों की, इंटेलिजेंस के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस के, और खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जैसा आप कह रही है कि जैसे मिस्टर रथ जो थे ये बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए थे क्योंकि उनके जो जिसके लिए वो काम करते थे वो मुख्यमंत्री पद का मेरे नजर में सबसे प्रबल दावेदार है। तो वो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, किसी टाइप का कोई इंटेलिजेंस इनपुट था। और दूसरी बात मीनाक्षी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है कि 2020 में मैं आपके माध्यम से इंडिया टीवी वालों को बताना चाहूंगा, 24 लोग मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस में और 24 लोगों के मारे जाने पर में 1100 एफआईआर हुई थी और उसमें 9000 लोगों को नामजद किया गया था, चिन्हित किया गया था, बाई नेम उनका नाम हुआ था और सीबीआई को केस सौंपे गए थे। अब ये पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव से लेकर के अब हम 26 में आ गए, उनको किसी को कोई सजा नहीं हुई, मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनको सजा ही हुई। तो अगर जो पिछले 5 साल पहले जो जो चुनाव के बाद में जो जो हिंसा का वातावरण था और 24 लोगों की जान गंवाई गई, उसका अभी तक हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाए, तो उस सिस्टम के बारे में हम क्या कहेंगे? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। अबे बस थोड़ा सा आप इंतजार और करिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले दत्ता जी, ये जो चर्चा चली ना, जब मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जब आपका अपना क्लोज एसोसिएट सुरक्षित नहीं है, अब ये तो नहीं हो सकता ना। अभी पनिहाटी का शुभेंदु अधिकारी से जो पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे थे वो ये कह रहे थे कि केवल आपके पीए का मर्डर नहीं हुआ, पानीहाटी में जो एमएलए बने उनके भी पीए के पीछे इस तरीके से हिंसा की खबर आई। तो ये जो टारगेट करके कि तुम भले ही सत्ता में आ जाओ लेकिन तुम्हारे से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अब वो हमारे निशाने पर आ गए हैं, ये तो डराने की, धमकाने की कोशिश है कि सरकार भले ही आप बना लो लेकिन यहां का गुंडा कल्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। सही बात है मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो चंद्रनाथ रथ के परिवार को मेरे तरफ से
सहानुभूति है और चंद्रनाथ जी के लिए श्रद्धांजलि है। यहाँ पे बात ये आती है कि बंगाल में बेशक रक्त रंजित इतिहास रहा है और पॉलिटिकल वायलेंस को एक हथियार के तरह इस्तेमाल वाम फ्रंट ने शुरू की थी बंगाल में, और वाम फ्रंट के बाद ये कल्चर खत्म नहीं हुआ है। दीदी आई थी माँ माटी मानुष की परिवर्तन के स्लोगन लेके, पर ये और ज्यादा एग्रीवेट हो गया है ये पॉलिटिकल वायलेंस। कल की जो घटना है, मैं समझता हूँ कि कल की घटना एक संयोजित प्रायोजित वे में किया गया है। इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं पे किसी प्रोफेशनल किलर की हाथ लगती है, जिसको शायद फिरौती दी गई थी। और मेरे ख्याल से लगता है कि प्राइम ऑफिस जो समझ में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम जी। से कि अच्छी तरह से रेकी किया गया है उनके रूट का 2-3 दिन, और उसके बाद इस तरह का हादसा को अंजाम दिया गया है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहता है कि शायद ऑस्ट्रेलियन पिस्तौल और एक और बिल्कुल आप विदेशी ठीक कह रहे हैं, इसलिए हथियार दत्ता जी आप रहे हमारे साथ। और जो हमारे सहयोगी हैं अभय पराशर एग्जैक्टली उसी क्राइम लोकेशन पर मौजूद हैं और उनकी एक पूरी रिपोर्ट है। मैं वो रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले, क्योंकि अभय पराशर खुद ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय देखें, कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को कहाँ महसूस करता है? वो अपना घर, अपना मोहल्ला होता है या अपना दफ्तर होता है, और वहां पर अगर उसकी हत्या की जा रही है, इसका मतलब ये कि आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हो। आप भले ही होंगे शुभेंदु अधिकारी के पीएस, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ना केवल ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अपने इलाके के अंदर शुभेंदु अधिकारी के पीए सुरक्षित नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीता और शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर इस तरीके से घर के बाहर घात लगाकर हमला करना, इसका मैसेज ये है कि बहुत बड़ी हिंसा की साजिश जो है वो बंगाल के अंदर हो रही थी। और इसी गली की वो सीसीटीवी फुटेज जो है मीनाक्षी आपने दिखाई, बहुत कंजेस्टेड गली है, कहीं बाहर गाड़ी को फॉलो नहीं किया गया। इस इलाके के अंदर बिल्कुल यहां से 150-200 कदम पर सोसाइटी है जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, और वहां से महज थोड़ी दूर पहले जहां पर अभी आपको ये कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं, ये उसी स्कॉर्पियो गाड़ी के कांच के टुकड़े हैं। यहां पर बाकायदा एक गाड़ी उनको पहले रोकती है और उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, जो चेसिस नंबर है, वो उसके अंदर फर्जी पाए जाते हैं। पुलिस की अगर मैं आपको अपडेट की बात करूं मीनाक्षी, तो अभी जो जानकारी है, कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। लेकिन क्या ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक से, बेहद नजदीक से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? इस बारे में अभी पुलिस कुछ साफ नहीं कर रही है, लेकिन जिन्होंने साजिश रची, क्योंकि 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी टाइमलाइन खंगाली गई कि कितने बजे जो पीए हैं वो यहां से निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, उनकी गाड़ी कहां पर ब्लॉक की जा सकती है। ये बिल्कुल नैरो कट है। यहां पर अगर किसी स्कॉर्पियो गाड़ी को दूसरी गाड़ी अगर ओवरटेक करती है तो वो यहां से भाग नहीं सकते। आगे जहां पर अपार्टमेंट है वहां पर और गली जो है वो संकरी हो जाती है। इसी वजह से इस जगह को घेरा गया। एक गाड़ी ने पहले कवर किया, उसी दौरान बाइक पर कुछ लोग आए और उन्होंने बिल्कुल नजदीक से गोलियां चलाई हैं। तो फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं, सामने की तरफ जहां पर आगे आपको फिलहाल पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग आगे कर रखी है, वहां पर एसआईटी की टीम अभी भी मौजूद है। इस इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें यह जरूर दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार निकल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, लेकिन और ज्यादा जो आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके चेहरे और ज्यादा क्लियर हो सके, इसीलिए एसआईटी की टीम लगातार यहां पर और फुटेज खंगाल रही है। कुछ संदिग्धों को लेकर अब से थोड़ी देर पहले टीम, जो एसआईटी की टीम है, वो थाने से निकली थी। पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन जो शूटर्स हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो अभी गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन साजिश रचने वाले, रेकी करने वाले कुछ लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभय आप रहे हमारे साथ। हम चंद्रनाथ रथ के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई वो एक पॉलिटिशियन है या कोई पब्लिक फिगर है, वो शुभेंदु अधिकारी के एक एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे थे। अर्जुन सिंह का एक बयान आपको सुनाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अर्जुन सिंह ये कहते हैं ये पॉलिटिकल किलिंग है, ऐसा उनका मानना है, और टीएमसी ये पॉलिटिकल किलिंग करा रही है। और उसके पीछे कारण अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी पर। वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी को आप कम मत समझिए,
ये हार वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, तो उसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए इंतजार किया, और इंतजार ऐसा कि 7 साल के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस व्यक्ति को पिसवा कर मार डाला। तो ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तो जिस तरीके की हिंसक घटना सामने आई है उसके बाद प्रोटेस्ट का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन ये जो अर्जुन सिंह कह रहे हैं, मैं जरा बयान सुना ही देती हूँ आपको और उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से चपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से वो सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में किशन जी को इन लोगों ने गोली मारवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वही गिरफ्तार होगा। अब सज्जन जी, ये जो बात अभी कह रहे हैं अर्जुन सिंह, आपने बताया कि इनके भी अपने क्लोज एसोसिएट की ऐसे ही हत्या की गई थी, तो ये तो सीधा अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि ये हत्या राजनीतिक हत्या है।